हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों जो मूल विधि सब्जेक्ट है, इसमें हम क्लास सेकंड को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी क्लास को देख सकते हैं। और अगर आप संविधान और सामान्य ज्ञान का भी क्लास करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ, आप उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश से जमींदारी का समापन हुआ। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से जमींदारी का कब समापन हुआ था। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1950, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1952 या ऑप्शन सी 1 जुलाई 1953 को या ऑप्शन डी 1 जुलाई 1954 को। तो क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी का समापन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 136। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको दो कथन दिए गए हैं, दो कथन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है दोस्तों कथन, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन कर सके और रिपोर्ट जमा करे। दूसरा कथन है कि बी कथन, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए है कि केवल कथन ए सही होगा, ऑप्शन बी है कि केवल बी कथन सही होगा, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों कथन ही गलत हैं, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किसी समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया। तो आपको बताना है कि किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया था। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए उदय कोटक समिति, ऑप्शन बी है नंदन नीलेकणी समिति, या ऑप्शन सी है वोहरा समिति, या ऑप्शन डी है बी एन श्री कृष्ण समिति। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एन श्री कृष्ण समिति, यानी बी एन श्री कृष्ण समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सूचना तकनीकी यानी कि साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66 डी के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता है, यानी कि दिया जा सकेगा। तो आपको बताना है कि कितने वर्ष का कारावास होता है। तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, या ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 3 वर्ष की सजा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 23, या ऑप्शन डी धारा 24। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 22 में।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है, तो आपको बताना है कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी अधिसूचना क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या ऑप्शन सी संविधान की अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या ऑप्शन डी संपूर्ण भारत पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपूर्ण भारत पर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से भिन्न है। तो आपको बताना है कि यह किस गिरफ्तारी से भिन्न है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए दंडात्मक, ऑप्शन बी हिंसात्मक, ऑप्शन सी परिशोधात्मक, या ऑप्शन डी संवेदनात्मक। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है। आपको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2A, ऑप्शन सी है 2B, या ऑप्शन डी है 2C। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2A। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है असत्य कथन चुनिए। तो आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन में आपको असत्य कथन जो है वह बताना है। ऑप्शन ए है साक्षी के रूप में अभियुक्त व्यक्ति को प्रार्थना के सिवाय आहूत किया जाएगा, या ऑप्शन बी है अभियुक्त व्यक्ति की साक्ष्य देने में असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, या ऑप्शन सी है दंडनीय अपराध में आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा, या ऑप्शन डी है अभियुक्त अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। तो ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संक्षिप्त विचारण का उपबंध किया गया है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है धारा 5, ऑप्शन बी है धारा 6, ऑप्शन सी है धारा 7, या ऑप्शन डी है धारा 8। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 6 में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी है 30 सितंबर, या ऑप्शन डी है 31 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जुलाई जो है उसकी नियत तारीख रखी गई है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अधिकतम 3 बच्चों के लिए, या ऑप्शन बी है अधिकतम 2 बच्चों के लिए, या ऑप्शन सी है 1 बच्चे के लिए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम 2 बच्चों के लिए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित
किया है? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी जन सूचना अधिकारी या ऑप्शन डी नागरिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन सूचना अधिकारी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है धारा 8 के अंतर्गत या ऑप्शन डी है धारा 9 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 8 के अंतर्गत। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 2 जून 2005, ऑप्शन बी 10 जून 2005, ऑप्शन सी 15 जून 2005 या ऑप्शन डी 17 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जून 2005। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं। तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जो विधि है उसके क्षेत्र क्या हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय संधियां, ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियां या ऑप्शन सी है न्यायिक विनिश्चय या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।